नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि वहां 12 फरवरी को अहम चुनाव होने जा रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं कि उन चुनावों को मैं बाकायदा फ्रॉम ग्राउंड जीरो यानी बांग्लादेश से ही कवर करूंगी। तो आप याद रखें कि जो बेल आइकन नोटिफिकेशन है अपना, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके जब हम कंटेंट अपलोड करें। अब बांग्लादेश में आपको याद दिला दूं कि 2024 में वहां पर आम चुनाव हुए थे। तब वहां पे प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, आवामी लीग की नेता। लेकिन उन चुनावों के बाद बांग्लादेश के अंदर जो माहौल बना और जुलाई आते आते एक स्टूडेंट्स की क्रांति देखने को मिली, जिसे मॉनसून रेवोल्यूशन कहा गया। यूथ, बांग्लादेश के जो जवान हैं, जो युवा हैं, वो सड़कों पर निकल आए थे शेख हसीना के खिलाफ। आरोप लगे कि शेख हसीना एक तानाशाह है, पिछले कई चुनावों से वो चुनावों को रिग कर रही हैं, वो चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, इंक्लूसिव नहीं थे। तो आखिरकार तख्ता पलट हो गया शेख हसीना का, जिन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। अभी वो भारत में ही है और उनकी मौजूदगी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक तल्खी बनी हुई है। खैर, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इन चुनावों का क्या असर रहेगा, उस पर बात करेंगे हम अगले व्लॉग में। और मुख्य किरदार कौन कौन है, थोड़े से उनकी डिटेल्स जहां तक सवाल है, वो भी एक और व्लॉग में आपके लिए लेकर आऊंगी। आज मैं चाह रही हूं कि इस ब्लॉग में आपको समझा सकूं कि आखिर वहां 12 फरवरी को क्या होने जा रहा है इन चुनावों में। थोड़ी सी वहां की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ अलग है। बांग्लादेश में देखिए, जो संसद है वो यूनिकैमरल है, यानी कि उसमें दो सदन नहीं है, लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ है, जैसा हम अमेरिका में देखते हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है और सेनेट होता है, वैसा नहीं है। तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को दरअसल दो चीजों के लिए लोग जाएंगे मतदान केंद्रों में अपने वोट का इस्तेमाल करने। पहला, वो आखिर चुनेंगे कि बांग्लादेश की नेतृत्व का जो डोर है वो आखिर किस पार्टी को सौंपा जाए। ये तो मेन इलेक्शंस हो गए। और दूसरा, वहीं पर एक जनमत संग्रह के लिए भी लोग वोट डालेंगे। ये रेफरेंडम क्या है? देखिए, जुलाई में जब आंदोलन हुआ 2024 में, उसके बाद तमाम दलों ने बांग्लादेश में सुधार लाने के लिए कहा कि यहाँ पर एक प्लेबिसाइट होने की ज़रूरत है, एक रेफरेंडम होने की ज़रूरत है। 80 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर लोग चाह रहे थे कि बदलाव करे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस, जो कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, नोबेल लॉरियट रह चुके हैं इकोनॉमिक्स में, वो अंतरिम सरकार के चीफ केयरटेकर बने। और उन्हीं के इस वक्त देखरेख में जो है, उनके शासन के देखरेख में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो ये जो 80 पॉइंट्स बनाए गए थे जुलाई चार्टर के लिए, उसको पर लोगों की मुहर की जरूरत है कि ये सब कुछ जो हुआ, शेख हसीना वहां चली गई बाहर देश से, मोहम्मद यूनुस का आना, कि ये सब वैध है, ये कानूनी है, ये लेजिटिमेट है। लेकिन ये जो जनमत संग्रह हो रहा है, इसमें तमाम सारे जो पॉइंट्स शुरुआती दौर में रखे गए थे, उन पॉइंट्स पर वोट नहीं डाले जा रहे हैं, क्योंकि वो वरना बहुत बड़ा बास्केट आ जाएगा जो लोगों को समझने में दिक्कत होगी। इनमें बल्कि 4 जो है मोटे रूप से टॉपिक्स लिए गए हैं कि आखिर किन टॉपिक्स पर बातचीत हो सकती है। इन रेफरेंडम में सबसे प्रमुख है कि आखिरकार जो केयरटेकर सरकार है वो लेजिटिमेट है या नहीं, उस पर जनता वोट डालेगी हाँ या ना में। दूसरा, लोग चाह रहे हैं कि यहां पर भी एक बाय कैमरल पार्लियामेंट बने, उसके लिए भी वोट होना है। तीसरा, जो बहुत जरूरी है, जो एक ब्रॉड टॉपिक है, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, उसको कैसे मजबूत करें। तो इन रिफॉर्म्स में एक पॉइंट जो रखा जा रहा है वो ये है कि आगे चलकर जो भी शख्स बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने, कोई वो पुरुष हो महिला हो, वो 2 टर्म से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो एक कैप लगाने की बात की जा रही है। और चौथा, कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उनमें कैसे सुधार लाया जाए। और सबसे जरूरी कि भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए। शेख हसीना के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, उसे हमने सड़कों पर उबलते हुए देखा था जब मैं अगस्त 2024 में वहां पहुंची थी रिपोर्टिंग करने के लिए। वो पुराने रिपोर्ट्स भी आप हमारे YouTube चैनल पर आप
देख सकते हैं। तो इस बार के चुनावों में जो एक बहुत अलग बात है वो ये है कि कई दशकों बाद ये ऐसा पहला चुनाव है कि बांग्लादेश की जो दो लीडिंग विमेन पॉलिटिशियंस थी, टू लीडिंग लेडीज जो प्राइम मिनिस्टर्स रह चुकी, शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया, वो दोनों ही इस रेस से बाहर हैं। बेगम खालिदा जिया की मौत हुई पिछले साल दिसंबर में, और ठीक उनके मौत के कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि उनके बेटे तारिकुर रहमान, जो एक लंबे समय से, क्योंकि उन पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे जिनमें वो कन्विक्टेड थे और केस लगे हुए थे, वो एग्जाइल में रह रहे थे लंदन में, उनकी घर वापसी हुई। खालिदा जिया की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी के चेयरमैन अब तारिकुर रहमान हैं। और जहां तक शेख हसीना का सवाल है, उनके बेटे वो अमेरिका में रहते हैं, साजिब। अवामी लीग पर यूनुस सरकार ने बैन लगा दिया है इन चुनावों में, तो अवामी लीग इस चुनावी रेस में शामिल नहीं है। और इसको लेकर अवामी लीग की तरफ से हमने देखा है कि बहुत आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। शेख हसीना ने यहाँ दिल्ली में होते हुए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वो यहाँ पर मीडिया को रिटन इंटरव्यूज दे रही हैं और कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, और जिसे लेकर बांग्लादेश में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब शेख हसीना इस तरह के बयान देती हैं, क्योंकि शेख हसीना को वहाँ बांग्लादेश की जो क्राइम्स ट्राइब्यूनल है उसने दोषी करार दिया है बहुत संगीन आरोपों में, और ये कहा है कि शेख हसीना को फांसी पे लटकाया जाए। तो अगर शेख हसीना वापस कभी बांग्लादेश जाती हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। तो इन चुनावों में जबकि खालिदा जिया और शेख हसीना, जिनके बीच में म्यूजिकल चेयर चलता रहा कई दशकों तक, कभी वो प्रधानमंत्री कभी ये प्रधानमंत्री, उनके ना होने के बाद इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें वैसे 8 लाख से ज़्यादा बैलेट जारी किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर हम देखें तो दरअसल ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं होता है। भारत में ईवीएम्स को लेकर आपको पता ही है कि कितने विवाद खड़े हैं। वहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, और जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में बेसिकली जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि बांग्लादेश में कुल मिलाकर 300 सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र है, और 300 सदस्यों वाली संसद में हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है एक सांसद पहुंचेंगे संसद। हालांकि इन चुनावों में 288 सीटों पर फिलहाल चुनाव होने की बात की जा रही है। तो जिस भी उम्मीदवार को जिस सीट पर सबसे ज्यादा सीटें मिल जाएं, जरूरी नहीं है कि आपको 50% से ज्यादा वोट्स लाने हैं, जो सबसे ज्यादा वोट्स लेकर आ जाए वही उस सीट को जीत जाता है। सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में ये भी आपको बता दूं, अगर आप बांग्लादेश के मैप पर नजर डालेंगे, 8 विभाग हैं, 8 डिवीजन हैं, और इनमें जो सीटें हैं सबसे ज्यादा ढाका, जो वहां की राजधानी है, ढाका के क्षेत्र में 70 सीटें हैं, चट्टोग्राम में 58 हैं, राजशाही में 39 हैं, खुलना में 36 हैं, रांगपुर में 33, बारिशाल में 21, सिलहट में 19 और मेमन सिंह में 24। तो करीब 84 से 88 सीटें हैं जो कि शहरी सीटें हैं, ये अर्बन सीटें हैं यहां पर। अब बांग्लादेश में इस दफा जो फ्रंट रनर्स हैं, एक तरफ है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, क्योंकि अवामी लीग रेस से बाहर है, तो सबसे ज्यादा फायदा यहां बीएनपी को हो रहा है। अवामी लीग और बीएनपी के बीच में अगर आप वोट शेयर्स को देखें पिछले चुनावों में, तो वोट शेयर्स लगभग बराबर से नजर आते थे, 39 से 40% तक सीटों का हेरफेर हो जाता था, और अवामी लीग जो है 15 साल से ज्यादा से जो है वहां सरकार पर बनी हुई थी, जब तक कि 2024 का रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, और उसके बाद वहां पे सूरत हाल पूरी तरीके से बदल गई। दूसरी तरफ जो आपके बड़ी पार्टी है वो है जमात इस्लामी, जिसमें डॉक्टर शफीकुर रहमान इस इस्लामी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो इस वक्त बांग्लादेश के जमात इस्लामी पार्टी के मुखिया हैं, पहले जो हैं वो इसके महासचिव रह चुके हैं, और अपने कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी एंट्री की थी। तो करीब 13 करोड़ वोटर हैं बांग्लादेश में, और अगर आप बांग्लादेश की डेमोग्राफी को समझें, इस डेमोग्राफी में
यंग लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश की जो मीडियन एज है वो लगभग 28 साल की है। इट्स अ वेरी यंग कंट्री। और शेख हसीना के खिलाफ जो सड़कों पर निकले थे, हालांकि उस पर आरोप लगे कि ये सत्ता परिवर्तन देश के अंदर से नहीं हुआ है, इसमें फॉरेन हैंड्स हैं, इसको कट्टरपंथी पार्टियों ने पीछे से सपोर्ट दिया, बेसिकली पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स का। जब वो मूवमेंट हो रहा था ऑन द स्ट्रीट्स, वो बहुत ऑर्गेनिक नज़र आ रहा था और नेचुरली ड्रिवन नज़र आ रहा था। बाद में ऑफ कोर्स किसी भी केओस के सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हु वांट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। लेकिन जो एज ग्रुप है इस पर आप गौर कीजिए। 18 से 37 साल की उम्र के जो लोग हैं, जिनके बहुत ज़्यादा भावुक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए नहीं हैं 1971 के बांग्लादेश की आज़ादी के साथ या बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान के साथ, जो कि शेख हसीना के पिता थे और जिनकी एक ब्रूटल असैसिनेशन हुई थी आर्मी कू में। तो 18 से 37 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 40% से ज़्यादा है। और अगर आप 18 से आप 45 साल तक को ले ले, करीब करीब 61% जितने लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें जेनजीज शामिल हैं और ये लोग माना जा रहा है कि निश्चित रूप से बहुत गुस्से में थे। अब ये बीएनपी का हाथ थामेंगे या जमात को लेकर विवाद लगातार हो रहे हैं। हाल में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डाले गए जमात की तरफ से, जिसमें कहा गया कि अगर कोई महिला बाहर जाकर काम करती है तो एक तरीके से वो वेश्यावृत्ति है। बाद में डॉक्टर शफीकुर रहमान ने इस पर सफाई दी, कहा कि नहीं, वो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैक करके किसी ने डाले थे और उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई। अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया श्रीनिवासन जैन, सीनियर जर्नलिस्ट को, जिसमें जब पूछा गया कि कोई महिला जमात को लीड कर सकती है या नहीं, तो उन्होंने ऐसे बातें कही जिससे लगा कि जमात इस पक्ष में नहीं है कि कोई महिला ना केवल जमात का नेतृत्व करे बल्कि कभी प्रधानमंत्री बने। ऐसे देश में उन्होंने ये बात रखी जिस देश में 2 महिलाएं प्रधानमंत्री लंबे समय तक रह चुकी हैं। तो 18 to 45 ईयर्स वाला जो ये 61% का वोटर ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं तय करेगा बांग्लादेश के आगे की दिशा और दशा। रेफरेंडम पहले भी हुए हैं बांग्लादेश में। 78-79 में बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंडम हुआ था कि मार्शल लॉ से हम लोकतंत्र बनेंगे। बाद में जनरल इरशाद ने 1998 में एक करवाया था, एक जस्टिस शाहबुद्दीन की तरफ से किया गया था। तो 2-3 दफ़ा जो है वहाँ पर रेफरेंडम हो चुके हैं। और इस्लामी पार्टी के साथ में जो हाथ मिलाए हुए हैं वो है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, यानी छात्रों, जो युवा छात्र सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, वो दल जो फोरफ्रंट पे थे। और उनके बेहद ही कम उम्र के शख्स नाहिद, वो बाकायदा यूनुस सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बनाए गए थे। तो बहुत सारे 2-3 ऐसे युवा चेहरे थे जिनको बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोस्ट दी गई थी। तो उन लोगों ने जमात के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरी भी पार्टियां हैं, एबीपी हैं, इंसानियत विप्लव, इस्लामिक तंत्र पार्टी। तो पार्टियों की ये जो जमात है, जमात क्या चुनावों पर जीत हासिल कर पाएगी? देखिए 90s में जब जमात ने चुनाव लड़े थे, लंबे समय तक जमात पर प्रतिबंध था, तो जो हाईएस्ट इलेक्टोरल वोट शेयर वो हासिल कर पाए थे, दैट वाज अराउंड 10%। लेकिन तब के हालात और अब के हालात बेहद अलग है। 90s में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मूवमेंट्स चल रही थी, आर्मी रूल के खिलाफ मूवमेंट्स चल रही थी। अब जो है एक अलग तरह के लोकतंत्र की बात की जा रही है। वो युवा जो उस वक्त सड़कों पर थे, क्या वो युवा अभी भी फोरफ्रंट पर हैं? वो क्या यंग जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जब मैं बांग्लादेश जाऊंगी उन पर रिपोर्ट्स करूंगी, आपको दिखाऊंगी। आज मैंने सोचा कि सिर्फ आपको बता देती हूँ कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश चुनावों का जो स्वरूप है वो क्या है, प्रक्रिया क्या है, मुद्दे कौन से होंगे। जाहिर सी बात है, नौकरियां, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुधार, लोगों की सुरक्षा, इस पर थोड़े और विस्तार से बात करूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में, जब बताऊंगी आपको कि इन चुनावों में ये जो हम किरदार हैं इनका इतिहास क्या है और भारत के लिए क्यों ये चुनाव अहम है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।